स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। बड़े भाई साहब क्लास 10 हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर के आ चुका हूं। यह आपको स्पर्श बुक चैप्टर 10 में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बड़े भाई साहब कहानी जो है वो एक कालजयी रचना है। कहने का अर्थ यह है कि यह कहानी जितना उस वक्त रिलेवेंट था, जितना उस वक्त महत्व रखता था, आज भी उतना ही महत्व रखता है। कहने का अर्थ यह है कि आप देखोगे कि एक घर में अगर दो भाई हैं तो बड़े भाई साहब की जो जिम्मेदारी है वो बढ़ जाती है। किस मायने में? तो छोटे भाई को सही रास्ते पर ले जाने या छोटे भाई गलत रास्ते पर ना चल जाए ये देखभाल करने की जो जिम्मेदारी है वो बड़े भाई साहब की होती है। तो कहानी में जहाँ दिखाया गया, लेखक कहते हैं कि बड़े भाई साहब जो है वो उनसे 5 साल बड़े थे। उन्होंने भी पढ़ना उसी उम्र में स्टार्ट किया था जिस उम्र में लेखक स्टार्ट किए थे। और शिक्षा जैसे कार्यों में वो चाहते थे कि जो शिक्षा की जो नींव है वो मजबूत होना चाहिए, मजबूती के साथ रखना चाहिए, ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सके, आगे चल करके मुकाम हासिल कर सके या जीवन में कभी भी असफल ना हो। इस वजह से वो चाहते थे कि कभी अगर हम शिक्षा ग्रहण करें तो वो बहुत मजबूती के साथ हो। इस वजह से वो शिक्षा को बहुत महत्व देंगे। यहाँ लेखक कहते हैं कि वो बड़े भाई साहब से छोटे थे और छोटे होने के नाते कितने वर्ष छोटे थे? तो लेखक जो है वो 9 वर्ष के थे और बड़े भाई साहब वो 14 वर्ष के होंगे। अब लेखक कहते हैं इस नाते, बड़े होने के नाते बड़े भाई साहब की ये जिम्मेदारी थी कि डांटने फटकारने या उन देखने की कि जो लेखक है वो सही रास्ते पर चले, गलत रास्ते में ना चले, वो समय पर पढ़ाई करे, समय पर खेले, समय पर कूदे या समय पर खाना खाए। ये सभी जो देखभाल की जो जिम्मेदारी है वो बड़े भाई साहब की थी। ऐसे में जब बड़े भाई साहब लेखक को डांटेंगे, फटकारेंगे या उन्हें सही सलाह देंगे तो लेखक जो है वो उनका अनादर नहीं कर पाएंगे, उनकी बातों को काट नहीं पाएंगे और वे उनके आदर्श आदेशों का पालन करने के लिए वो प्रतिबद्ध रहेंगे। यहाँ पे देखो, लेखक कहते हैं कि वो उनके आदेशों को कानून मानते थे, यानी बड़े भाई साहब के जो भी आदेश देते थे उनके एक कानून की तरह उसका पालन करते थे। ये तो लेखक अपने परिचय के बारे में बताते हैं। फिर आगे भाई साहब के पढ़ाई के बारे में बताते हैं कि भाई साहब को, बड़े भाई साहब को पढ़ाई से बहुत ज्यादा लगाव था और इस वजह से वो बहुत महत्व देते थे पढ़ाई को। इस वजह से वे हर समय क्या होते हैं, पढ़ते रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करेंगे और पढ़ते पढ़ते अगर थक जाते थे तो मस्तिष्क को आराम देने के लिए वे क्या करेंगे, तो किताबों और कॉपियों के किनारों पर देखोगे कि बड़े भाई साहब क्या करते हैं, जानवरों के या कुत्ते बिल्लियों के क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे, पक्षियों के चित्र बनाएंगे। या उनसे भी अगर मन नहीं बहलेगा तो और क्या करेंगे, तो सुंदर अक्षरों में नकल करेंगे, अक्षर लिखेंगे, बिना अर्थ वाले अक्षर लिखेंगे कॉपियों पर जिसका कोई मतलब ही ना हो, जिसका कोई मेल ही ना हो। और यहाँ पे लेखक जब देखते हैं कि ऐसे अक्षर, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। कभी कभी तो कॉपियों में शायरी लिखा हुआ, कविता लिखा हुआ लेखक देखते हैं। कुछ शब्द जो है जैसे कि दरअसल, स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, राधे श्याम, इस तरह के शब्द जो है लेखक देख करके सोचते हैं कि क्या बड़े भाई साहब से कुछ पूछना चाहिए कि ये शब्द का अर्थ क्या है, पहेली का अर्थ क्या है। समझने की उनकी इच्छा होती है लेखक की, लेकिन वो नहीं पूछ पाते हैं। क्यों नहीं पूछ पाते हैं? तो उन्हें डर लगता है और कभी सोचते हैं कि वो 5वीं कक्षा में है और 5वीं कक्षा में होते हुए 9वीं कक्षा के बारे में कैसे पूछ लें। तो ये सभी चीजें होते हुए लेखक बड़े भाई साहब से काफी डरते भी थे। तो ये देखने को आपको मिल जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे कि लेखक कहते हैं कि उन्हें खेल कूद में ज्यादा रुचि थी। यानी कि लेखक जो है पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगाएंगे, उन्हें खेल कूद में ज्यादा ध्यान आएगा। वो ज्यादा से ज्यादा आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो मैदानों में खेलते हुए दिख जाएंगे। उनके द्वारा खेले गए जो कुछ गेम है या कुछ जो गेम है जैसे कि पत्थरों को लेकर के उछालना, कागज की तितलियां बना करके उड़ाना, या आप देखोगे चार दीवारी पर रह करके वो क्या करेंगे, वहां से कूदेंगे या गिल्ली डंडा खेलेंगे, पतंगे उड़ाना, कनकच्चे उड़ाना। ये सभी चीजें जो है लेखक को ज्यादा आकर्षित करती है। किस मायने में? तो पढ़ाई करने के मायने में। वो पढ़ाई करना नहीं चाहते हैं, बहुत ही कम पढ़ाई करते हैं और जितने पढ़ाई करते हैं लेकिन वो बहुत मन से ही करते हैं। यही कारण है कि आगे हम लोग देखेंगे कि लेखक जो है वो पास हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे बताते हैं भाई साहब जो देखते हैं कि लेखक ज्यादा से ज्यादा अपना ध्यान जो लगा रहा है वो कहाँ लगा रहे हैं, तो खेल कूद में लगा रहे हैं। क्योंकि दोनों आए हुए थे कहाँ, तो हॉस्टल में आए हुए थे। तब जब हॉस्टल में आए हुए थे तो ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, पढ़ने के लिए आए हुए थे तो पढ़ाई करना था। तो ऐसे में जिम्मेदारी किसकी थी देखभाल करने की, तो बड़े भाई साहब की। तो जब देखते हैं कि लेखक ज्यादा से ज्यादा अपने
जो वक्त है वो खेल कूद में व्यतीत कर रहे हैं, तो बड़े भाई साहब क्या होंगे, गुस्सा हो जाएंगे, और उनका गुस्से का जो रूप है देख करके बड़े जो लेखक है उन्हें डर लगेगा काफी। अब कहते हैं, जब खेल कूद करके लेखक घर आते थे, तो घर जब आएंगे तो बड़े भाई साहब क्या होंगे, वो तो गुस्से होंगे। अब उनसे एक ही सवाल पूछा जाता था, लेखक से एक ही सवाल पूछा जाता था बड़े भाई साहब के द्वारा, कि आप कहाँ थे इतने देर से। यानी कि ज्यादा से ज्यादा लेखक खेल के आ रहे थे, तो उनसे सवाल किया जाता है कि आप कहाँ थे, या कहाँ थे, क्या कर रहे थे। जवाब में लेखक कुछ बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, वो मौन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बड़े भाई साहब से वो डरते थे, क्योंकि उनका आदर भी करते थे, इस वजह से वो उनको रिप्लाई में कुछ नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि हम लोग जिसका भी अगर क्या करते हैं, किसी का आदर करते हैं, बड़े हमसे कुछ समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, मौन रह जाते हैं। और चूंकि कहा भी गया है कि मौन रहना सबसे अच्छा उत्तर है, तो यहाँ पे वो मौन रह जाएंगे। लेकिन बड़े भाई साहब तो क्या है, तो बहुत गुस्से में थे। जब मौन देखते हैं तो बहुत ज्यादा गुस्से नहीं करते, थोड़ा नरम स्वभाव में फिर समझाने लगते हैं छोटे भाई को, लेखक को समझाने लगते हैं, और बहुत ज्यादा गुस्से उस समय में नहीं होंगे। तो वहां पे समझाने का प्रयास करते हैं। क्या समझाने का प्रयास करते हैं, तो कहते हैं, अगर इसी तरह से अंग्रेजी पढ़ते रहोगे तो पढ़ना हो गया, यानी कि पूरे जिंदगी में भी नहीं सीख पाओगे एक शब्द भी। यहाँ पे बड़े भाई साहब समझाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उस समय जो है अंग्रेजी को ज्यादा वैल्यू दिया जाने लगा था, इस वजह से सभी अंग्रेजी पढ़ने में आगे निकलना चाहते थे। तो इस वजह से यहाँ बड़े भाई साहब कहते हैं कि अंग्रेजी अगर इसी तरह से पढ़ते रहोगे तो जिंदगी में एक शब्द भी पढ़ना नहीं आएगा। और उदाहरण देते हुए कहते हैं, अंग्रेजी पढ़ना इतना आसान काम नहीं है, और अगर इतना आसान काम होता तो बेकार आदमी भी क्या होता, अंग्रेजी पढ़ लेते, विद्वान हो जाते। बहुत लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं लेकिन फिर भी जाकर के उन्हें किताबें पढ़नी तक नहीं आती है, या पढ़नी आती है फिर भी जाकर के बहुत हद तक बोल पाते हैं या नहीं बोल पाते हैं, और सही ढंग से पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो इस तरह से समझाने का प्रयास करते हैं, और तरह तरह की एग्जाम्पल देने का प्रयास करते हैं। और कहते हैं कि जो लेखक को है वो बड़े भाई साहब से सीखना चाहिए, कि किस तरह से बड़े भाई साहब जो है इंग्लिश सीखने के लिए या कुछ भी सीखने के लिए क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। यानी कि बड़े लेखक को बड़े भाई साहब के अनुरूप मेहनत ही करनी चाहिए थी। लेकिन लेखक वो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वक्त व्यतीत कर रहे हैं खेल कूद में। इस वजह से लेखक अपना खुद का एग्जाम्पल देते हुए समझाते रहते हैं, कि कहते हैं कि किस तरह से देखो कि मैं अपनी आकांक्षाओं को मार करके क्या करता हूं, मुझे भी इच्छा होती है कि मैं मेले जाऊं, तमाशे देखूं, या क्रिकेट और हॉकी का मैच देखूं, लेकिन मैं नहीं देख पाता हूं। अपनी आकांक्षाओं को, अपनी इच्छाओं को मार करके मैं दिन भर पढ़ते रहता हूं, और पढ़ने के बावजूद भी मैं क्या हुआ, इतने नंबर नहीं ला पा रहा हूँ। या क्यों ला रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ, ताकि अच्छा नंबर लाऊं, या एग्जाम्पल सेट करूं। मुझे देख करके ही तुम्हें सीखना चाहिए। ये किसे समझा रहे हैं, तो लेखक को समझा रहे हैं बड़े भाई साहब। कहते हैं, इतना मेहनत करता हूं, देख करके भी सीखना चाहिए, समय और पढ़ाई के महत्व को समझना चाहिए, लेकिन नहीं समझ पा रहे हो, ज्यादा से ज्यादा खेल कूद में समय व्यतीत कर रहे हो। अगर इतना ही वक्त गंवाना है तो घर चले जाओ। ये इस तरह से समझाते हैं कि घर चले जाओ। अगर इस तरह से उम्र बिताना है, समय व्यतीत करना है, तो अच्छा होगा घर चले जाओ। वहां जाकर के क्या करना, बहुत गुल्ली डंडा खेलना, बहुत ज्यादा क्या करना, खेल में व्यतीत करना, कोई रोकेगा नहीं। इससे फायदा क्या होगा, तो इससे फायदा ये होगा कि तुम्हें पढ़ना नहीं पड़ेगा, और दादा की जो कमाई के पैसे हैं वो बच जाएंगे। इस तरह के समझाते हैं। तो ये सुनने के बाद जाकर के, डांट सुनने के बाद जाकर के लेखक की आंखों में क्या होंगे, तो आंसू आ जाएंगे, आत्मग्लानि से भर जाएंगे। इस वजह से आंसू आ जाएंगे उनके मन में, क्योंकि बड़े भाई साहब ने उन्हें डांट फटकार दिए थे। अब लेखक कहते हैं कि डांट फटकार सुनना जो है किसे पसंद है, किसे भी नहीं, किन्हीं भी नहीं। वो चाहते तो थे कि सीधे मुंह बोल दें, लेकिन नहीं बोल पाते थे। और लेखक की बात सुनने के बाद उनकी हिम्मत नहीं हुई कि और आगे कुछ बोले। वे सीधे रूम में जाकर के सोचने लगते हैं। एक समय तो उन्हें ऐसा लगता है कि क्यों ना घर वापस ही चले जाए, क्योंकि जो हमारे बस की काम नहीं है वो हमें नहीं करना चाहिए, और समय क्यों बर्बाद करना चाहिए। एक समय वो वैसा सोचते हैं। कौन सोचते हैं, तो लेखक कहते हैं, सोचते हैं कि अगर मुझसे नहीं हो रहा है पढ़ाई तो मुझे घर चले जाना चाहिए। क्या, ये खुद से अपने मन से बात करते हैं। तो उन्हें मूर्ख बने रहना, कहते हैं कि उन्हें, मुझे मूर्ख बने रहना स्वीकार था, लेकिन बड़े भाई साहब जो ये मुझे डांटते हैं, और डांटने के बाद मुझे इतनी मेहनत करने जो वो कहते हैं, मुझसे ना हो पाएगा। कहते हैं, सोचते हैं कि बड़े भाई साहब तो बहुत मेहनत करते हैं, उतनी मेहनत मैं नहीं कर पाऊंगा, तो इसी लिए शायद मुझे घर चले जाना चाहिए। ये सोच करके उन्हें चक्कर आ जाता है।
और सोचते हैं कि बड़े भाई साहब के अनुरूप क्या मैं इतनी मेहनत कर पाऊंगा। तो ये सोचने के बाद लेखक क्या करते हैं, बाद में जब उन्हें ज्ञान होता है कि नहीं, बड़े भाई साहब जो डांट रहे हैं किसके भलाई के लिए डांट रहे हैं, तो मेरी भलाई के लिए डांट रहे हैं। तो ऐसे में वे सोचते हैं कि पढ़ाई मुझे करनी चाहिए, और पढ़ाई करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, तो रूटीन बनाना। क्योंकि कोई भी रूटीन को फॉलो करके अगर हम लोग पढ़ते हैं तो अच्छे से पढ़ पाएंगे। इसलिए वो क्या करते हैं, रूटीन बनाने के बारे में सोचते हैं। और रूटीन भी बनाने के बारे में सोचते हैं तो रूटीन कैसा हुआ, तो जोश में आकर के तो रूटीन बना तो लेते हैं, लेकिन रूटीन बनाने में खेल कूद के लिए कहीं भी जगह नहीं था, स्थान नहीं था। और जब खेल कूद के लिए स्थान नहीं था तो क्या वो जो सक्सेस हो पाएगा, बिल्कुल नहीं। क्या हुआ, खेल कूद में जो रूटीन बनाई बनाए थे, उसमें समय सारणी जो बनाए थे उसमें 6 बजे उठना, नाश्ता करना, फिर पढ़ने बैठना, 6 से 8 तक अंग्रेजी पढ़ना, फिर हिस्ट्री पढ़ना, इस तरह करके 9 बजे तक का उनका जो शेड्यूल है पूरा व्यस्त बना लेते हैं। फिर स्कूल से आकर के शाम के समय घूमने जाना, फिर जाकर के आकर भोजन करने के बाद फिर से पढ़ने बैठना। इस तरह से खेल कूद के लिए कोई भी समय नहीं था। अब जब खेल कूद के लिए समय नहीं था तो लेखक का तो ऐसे भी मन जो है वो खेल कूद में ज्यादा लगा रहता था। और जो मैदान है उन्हें क्या करेंगे, अपने तरफ आकर्षित करेंगे, और आकर्षित करेंगे तो वो क्या पढ़ पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। और जब नहीं बन पाए, उस तरह से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो अपने समय सारणी को फॉलो नहीं कर पाएंगे। इसलिए इतनी मजबूत समय सारणी बना तो लेंगे, लेकिन उसे फॉलो करने में उन्हें परेशानियां आएगी। तो परेशानियां क्या आएंगी, तो जब देखेंगे कि इतना कठिन टाइम टेबल उन्होंने बना लिया, मुश्किल उनके लिए मुश्किल ये हो गया कि टाइम टेबल पर जब देखते थे तो टाइम टेबल में बहुत ज्यादा समय जो है वो पढ़ाई में ही है। लेकिन जब टाइम टेबल देखेंगे, पढ़ने बैठेंगे, पढ़ने बैठने के बाद जाकर के उन्हें जो है मैदानों की हरियाली उन्हें खींचेंगे, फुटबॉल का जो उछल कूद है वो खींचेंगे, कबड्डी के मैदान जो है वो खींचेंगे, दोस्तों की जो मटर गश्ती है वो खींचेंगे। तो ये सभी जो खेल कूद है उनको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, और इस कारण से वो टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाएंगे। और जब टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाएंगे तो फिर वो कहाँ जाएंगे, मैदानों में खेलने के लिए चले जाएंगे। और जब मैदान में फिर खेल करके समय व्यतीत करके आ जाएंगे तो क्या होगा, तो बड़े भाई साहब फिर से उन्हें डांट फटकार लगाएंगे, और फिर जाकर के उन्हें क्या होगा, तो डांट सुनना पड़ेगा, अपमानित होना पड़ेगा। लेकिन फिर भी इतनी डांट सुनने के बाद भी लेखक जो है वो क्या करते हैं, खेल कूद को मना नहीं कर पाते हैं। यानी कि खेल कूद में उनका ध्यान जो है बहुत ज्यादा है, और मना नहीं कर पा रहे हैं। वही अगर आगे हम लोग देखेंगे कि मना नहीं कर पा रहे हैं, और जब वार्षिक परीक्षा का परिणाम आता है तो ऐसे में हम देखते क्या है, तो बहुत ही उलटफेर हो जाता है। क्या चीज देखने को मिलता है, तो यहाँ बड़े भाई साहब जो है वो फेल हो जाते हैं, और जो लेखक है वो पास हो जाते हैं। पास क्या होते हैं, अपने कक्षा में प्रथम आ जाते हैं। अब ये तो बहुत उलटफेर हो गया, क्योंकि बड़े भाई साहब तो बहुत पढ़ते थे, लेकिन जो लेखक है वो इतना पढ़ते नहीं थे। फिर भी जाकर के वो क्या आए, अपनी कक्षा में अव्वल आ गए। अब जब अव्वल आ गए तो उनके बीच केवल 2 साल का भी फासला अंतर रह गया था। अब ऐसे में लेखक के मन में एक बात आएगी कि बड़े भाई साहब से सीधे जाकर के पूछे कि वह इतना सारा मेहनत किए, बड़े भाई साहब ने इतने मेहनत करने के बावजूद भी वो क्या हो गए, फेल हो गए। लेकिन लेखक ने अपना समय जो है खेल कूद में भी व्यतीत किए, लेकिन फिर भी जाकर के वो पास हो गए थे। तो क्या फायदा इतने पढ़ने का, क्यों ना खेल कूद में ही ज्यादा समय लगाया जाए। लेखक के मन में ये आ जाएगी। और जब देखेंगे कि बड़े भाई साहब जो फेल होने के कारण उदास हो गए हैं तो वे अपना इरादा बदल लेंगे और उनसे कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ नहीं बोलने के कारण, क्यों नहीं बोलेंगे, तो उन्हें लगा कि अगर अभी कुछ कहेंगे तो ये घाव पर नमक छिड़कने जैसा हो जाएगा और उनको और ज्यादा दुख हो जाएगा। इस वजह से वो उनको क्या करते, ये शर्मनाक बात होगी, तो उनको और ज्यादा उदास नहीं करना चाहते थे। इस वजह से उन्हें कुछ बिना बोले हुए चुप रह जाते हैं। और ऐसे में जब देखोगे उन्हें तो कुछ तो बोल नहीं पाए, परंतु अब अव्वल आने के कारण उनके अंदर जो है एक भावना अंदर आ गई, घमंड की भावना। यानी कि उन्हें अब घमंड हो गया कि अव्वल तो आ गए हैं, अब बिना पढ़े हम अव्वल आए हैं ना, अगर हमें बिना कुछ मेहनत की अगर कुछ चीज मुझे मिल जाए तो लोगों को क्या होता है, घमंड आ जाती है। वहां पे ठीक वैसे ही हुआ, लेखक को भी एक घमंड की जो भावना है वो अंदर में उसके घर कर गई थी। और इसके कारण ही, ये अव्वल आने के कारण ही आप देखोगे कि लेखक के व्यवहार में क्या हुआ, बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। तो ये क्या परिवर्तन था, परिवर्तन ये था कि अब उनका मन जब होता था तब पढ़ते थे, जब मन होता था खेलने के लिए निकल जाएंगे। अब खेलते हुए उन्हें ध्यान भी नहीं रहेगा कि उन्हें घर भी आना है।
और ये व्यवहार में परिवर्तन आया। अब वो बड़े भाई साहब से डरने नहीं लगे थे। यही कारण है कि वो खेल करके घर में कभी-कभी लेट भी आने लगे थे, क्योंकि अब वो तो बिना पढ़े पास हो गए थे और बड़े भाई साहब जो है वो फेल हो गए थे, क्योंकि बड़े भाई साहब ने बहुत मेहनत किए थे, फिर भी जाकर के वो फेल हो गए। तो वे सोचने लगे, लेखक सोचने लगे कि बड़े भाई साहब तो फेल हो गए थे, अब वो मुझे कुछ कहेंगे नहीं। इस वजह से जो उनका ये जो घमंड है वो काफी बढ़ गया था, और इस वजह से जब मन होता था खेल करके तब घर में वापस आते थे। और ये एक बात सोचते थे कि अगर बड़े भाई साहब ने मुझे कुछ बेइज्जती करने की कोशिश की या मुझे दोबारा डांटने फटकारने की कोशिश की, तो उन्हें एक सलाह दे देंगे। क्या सलाह देंगे? का आप इतने कड़ी मेहनत करने के बाद भी कौन सा तीर मार लिए हो, फेल हो गए हो। मुझे देखो, मैं खेलता कूदता भी रहा और अपनी कक्षा में प्रथम भी आया है। लेकिन लेखक में इतना घमंड होने के बाद भी वो ये बात जो है नहीं बोल पाते थे भाई साहब से, मौन रह जाते थे, हिम्मत नहीं थी उनकी बोलने की। क्यों? कहीं ना कहीं लेखक जो है वो बड़े भाई साहब का आदर करेंगे, आदर करते हैं। इस वजह से वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग वे बड़े भाई साहब के सामने करने की उनकी हिम्मत नहीं थी। और यही चीज देखोगे, लेकिन बड़े भाई साहब आप देखोगे, बड़े भाई साहब जो वो क्या कर रहे थे, ये सभी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे होंगे और देख रहे होंगे, साफ झलक रहा था कि किस तरह से जो छोटे भाई है, लेखक है, उनके अंदर घमंड आ गई है, साफ झलक रहा था। तो ये सभी चीजों को बड़े भाई साहब ऑब्जर्व तो कर रहे थे, लेकिन फिर भी अभी कुछ नहीं बोल रहे थे। लेकिन देख रहे थे कि अगर ज्यादा ना हो जाए, उनकी लापरवाही ज्यादा ना हो जाए। लेकिन जब इनकी लापरवाही, लेखक की लापरवाही ज्यादा हो जाएगी, तब बड़े भाई साहब टोक देंगे और कहेंगे कि देख रहा हूं कि तुम्हारी लापरवाही जो है वो ज्यादा बढ़ गई है, यानी कि तुम पहले से अधिक ज्यादा तेज हो गए हो, अव्वल आ गए हो, यानी कि प्रथम आ गए हो। इसलिए अब सारा दिन खेल कूद में समय व्यतीत कर रहे हो। भोजन के समय कमरे में लौटे तो इतना क्रोध में उन्हें उन्हें क्या कर रहे हैं, बुरी तरह से डांटने लगे और समझाने लगे कि इस साल अगर अच्छे नंबर से पास हो गए, अव्वल आ गए हो, तो खुद में क्या हो गया है, घमंड आ गया है। तो कहते हैं कि ये जो घमंड है बड़े बड़ों की जो है, नहीं रही है। बड़े बड़े भी जो है इस घमंड में चूर हो गए, उनका विनाश हो गया है। और उदाहरण के लिए कहते हैं कि जो रावण है, उनका भी घमंड नहीं रहा था। रावण का उदाहरण देते हुए कहा था कि कहते हैं कि रावण जो चक्रवर्ती था, तो फिर भी जाकर के उनका क्या हो गया, उनका विनाश हो गया, क्योंकि उनसे बड़ा तो चक्रवर्ती कोई नहीं था। फिर भी जाकर के घमंड के कारण ही तो उसका सर्वनाश हुआ था। और आगे कहते हैं कि जो ये जो साम्राज्य था अंग्रेजों का साम्राज्य भी क्या हो गया, वो खत्म हो गया। क्योंकि रावण का साम्राज्य तो बहुत बड़ा था, अंग्रेजों के साम्राज्य तो बहुत छोटा था, लेकिन दोनों का ही साम्राज्य क्या हो गया, खत्म हो गया। तो सभी का एग्जाम्पल देते हुए वो बताते हैं कि किस तरह से कि जिसने भी घमंड किया, उनका जो घमंड है वो उन्हें पतन की तरफ ले गया। ये चीज समझाते हुए कहते हैं, और कहते हैं कि जो घमंड करना बहुत ही गलत बात है, जो पूरे परिवार को क्या करते हैं, नाश कर देते हैं। और घमंड करने वाला व्यक्ति परिवार और दुनिया दोनों में से कहीं का रहने लायक नहीं रहता है। और कहते हैं कि ये जो घमंड कर रहे हो, उदाहरण के माध्यम से कहते हैं, एक शैतान था, उसको घमंड हो गया, तो ईश्वर ने क्या किया उसे, चूंकि वो ईश्वर का सच्चा भक्त था। शैतान का उदाहरण देते हुए कहते हैं, शैतान जो है उनको भी घमंड हो गया था, ईश्वर का वो सच्चा भक्त होने के कारण उसको क्या किया, स्वर्ग से नीचे फेंक दिया गया, स्वर्ग से नीचे फेंक दिए। फिर शाहे रूम का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि उन्हें भी घमंड हो गया था, पूरी जिंदगी भीख मांगना पड़ा उन्हें, भीख मांगकर खाना पड़ा और अंत में मर गया। और यही उदाहरण देते हुए कहते हैं कि समझाते हैं कि तभी तुमने तो केवल एक दर्जा ही पास किया है, बड़े बड़े लोगों का घमंड रहा नहीं, लेकिन अभी तो तुमने सिर्फ एक दर्जा ही पास किया है और इतने लापरवाह हो गए हो, आगे बहुत पढ़ना है, यानी कि अभी तो सिर्फ छठी कक्षा में आए हो, तो अभी से इतने घमंड अगर करोगे तो कैसे होगा। फिर कहते हैं कोई इतनी मेहनत करने के अगर कहते हैं कि ये जो पास हुए हो, ये अपनी मेहनत से पास नहीं हुई, ये तुक्का लगा है, तो उनकी मेहनत को तुक्का का नाम दे देते हैं कि गुल्ली डंडा में अगर अनजाने में निशाना लग जाए तो इसे खिलाड़ी नहीं कहेंगे। यानी कि अगर कोई क्रिकेट खेल रहा है, अनजाने में अगर एक शॉट लग जाए, छक्का लग जाए, तो ऐसे में कहेंगे कि वो खिलाड़ी हो गया, बिल्कुल नहीं। तो कहते हैं कि ये अनजाने में लगा है, तुक्का है, उनकी जो सफलता है वो एक तुक्का है। और ये बात सुन करके बड़े भाई साहब द्वारा कहते हैं, ये बात सुन करके उन्हें दुख लगता है। और बड़े भाई साहब कहते हैं कि ये जो अभी पास हुए हो, अभी तो बस छठी कक्षा में ही आए हो, लेकिन हमारी कक्षा में आओगे तो हमारे कक्षा में क्या होगा, विषय जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी, और ज्यादा बढ़ जाएंगी। अलजेब्रा और ज्योमेट्री जो है, ये सब्जेक्ट जो है आएगी। और ऐसे में
जो दिमाग है वो बहुत घूम जाएगा। इंग्लिस्तान का इतिहास याद करना पड़ेगा, यानी कि पूरा का जो ब्रिटिश रूल है उसका इतिहास पढ़ना पड़ेगा। इतिहास पढ़ते हुए जेम्स, विलियम्स और चार्ल्स, कितने ही चार्ल्स आएंगे, कितने ही विलियम्स आएंगे, उन सब का नाम याद करना पड़ेगा, और नाम करते हुए पसीने छूट जाएंगे। ये सभी समझाते हुए बड़े भाई साहब कहते हैं और बोलते हैं किस्मत के भरोसे पास हर बार पास नहीं हुआ जा सकता, एक दो बार पास किया जा सकता है, तुक्का एक बार लगेगा, बार बार तो नहीं लगेगा। फिर समझाते हुए कहते हैं, यहाँ पर भाई साहब शिक्षा प्रणाली पर एक व्यंग करते हैं कि ये जो शिक्षा प्रणाली है वो कठिन है, यानी कि यहाँ पे रटने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। ज्योमेट्री जो है उन्हें भी रटना पड़ता है। और कहते हैं कि यहाँ सिर्फ एक छोटी सी गलती अगर हो जाए, अ ब ज की तरह जगह पे अगर अ ज ब लिख दिया जाए, यानी कि अ ब ज के जगह पे क्या लिख देंगे, अ ज ब, यानी कहने का अर्थ यह है कि हम लोग जब ज्योमेट्री में लिखते हैं ए बी सी एंगल करके लिखते हैं, तो वहां पे ए बी सी एंगल का अगर हम लोग ए सी बी अगर लिख दें तो वहां गलत हो जाएगा। ये समझाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं यहाँ पे सिर्फ रटाया ही हमें लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ कि पूरा का पूरा नंबर जो है वो कट जाएगा। इनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य है दुगना ना हो जाए, चौगुना हो जाए, आधी ही रहे, लेकिन अगर परीक्षा में पास होना है तो हमें किताबों में जो रटा रटाया है उसे ही लिखना पड़ेगा, हूबहू लिखना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा इधर से उधर हम लोग कर दिए तो नंबर कट जाएगी, और याद भी रखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से बड़े भाई साहब क्या करते हैं, समय के दुरुपयोग के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि किस तरह से परीक्षाओं में समय का दुरुपयोग होता है, किस तरह से परीक्षक जो है वो खुद समय का दुरुपयोग करते हैं। कहते हैं कि परीक्षा में समय की पाबंदी पर निबंध लिखने के लिए दिया जाता है 4 पन्ने का। अब यहाँ पे जो बड़े भाई साहब है वो कहते हैं कि समय की पाबंदी पर निबंध लिखना है, वो भी 4 पन्ने पर। अगर इतना पाबंदी है तो पाबंदी है तो अच्छी बात है, उस पर लिखनी है तो अगर कहा जाए तो ये तो कोई भी 2 वाक्यों में कह देगा, आसानी से कह सकते हैं। लेकिन 4 पन्ने लिखने की क्या जरूरत है? 4 पन्ने, यह तो सरासर बेवकूफी ही है कि 4 पन्ने लिखा जाए। जो बात हम एक शब्द में कह सकते हैं, एक वाक्य में कह सकते हैं, उसे 4 पन्ने लिखना, ये तो समय का अनुचित जो है अनुचित उपयोग है, व्यर्थ ही है। तो ये बताते हैं कि किस तरह से परीक्षा में जो है समय पर पाबंदी लिखने के नाम पर समय का दुरुपयोग किया जाता है। आदमी कुछ कहना चाहता हो तो वो जल्द ही कह दे, है ना, और कम कह देने के जल्दी से कह करके जो काम होगा वो अपना काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं कि शॉर्ट में, अर्थहीन तो ये बात हो जाता है कि कहते हैं शॉर्ट में 4 पन्ने लिखिए। अब शॉर्ट में 4 पन्ने लिखेंगे तो अगर लॉन्ग में लिखा जाए, दीर्घ में लिखा जाए तो क्या होगा, तो 100-200 पन्ने लिखवाएंगे, तो ये तो समय की बर्बादी हुआ। तो ये परीक्षा में जो होने वाले जो कुछ दुरुपयोग है उसकी बात करते हैं। और फिर आगे कहते हैं कि ये जो बिना मतलब का जो बात है, कहते हैं कि परीक्षा में अगर कोई स्टूडेंट से कहा जाए कि लिखने के लिए कहा जाए, ये तो बात वही हो गया कि आप क्या हो तो तेजी से दौड़िए लेकिन धीरे धीरे। अब बालक भी इस बातों को समझ तो पाएगा, लेकिन भाई साहब का मानना है कि यह शिक्षा जो प्रणाली है, यह बच्चों को दौड़ने को तो कह रहे हैं लेकिन वो धीरे धीरे दौड़ने के लिए कह रहे हैं, तेजी से लेकिन धीरे धीरे दौड़ने को कह रहे हैं। और ये जो बात है अध्यापक को समझना चाहिए, लेकिन ये बात को कौन समझते हैं? बच्चे समझते हैं। अब इतनी सी गलत बात को पहचान अगर नहीं समझ कर पाएंगे, अगर गलत बातों को पहचान नहीं पाएंगे और खुद को कहेंगे कि अध्यापक है, इस बात को समझाते हैं। क्या कहते हैं कि ये जो शिक्षा प्रणाली है किस तरह से इनका दुरुपयोग हो रहा है, वो उनकी कक्षा में आएंगे। कहते हैं कि अगर लेखक उनकी कक्षा में आएंगे तो ये सभी बातों को क्या करना पड़ेगा, उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ये सभी जो जो कठिनाइयां हैं उन्हें झेलना पड़ेगा। फिलहाल अपनी कक्षा में प्रथम आने पर वो कहते हैं कि घमंड नहीं करें। किसे? तो लेखक को सलाह देते हैं कि हमारे कक्षा में इस तरह की जो है जो काम किए जाते हैं, इस तरह की कठिनाइयों का सामना किया जाता है, किस तरह से जो है परीक्षक जो है परीक्षा लेते हैं, और जहाँ पे समय का बहुत दुरुपयोग किया जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि अभी जो प्रथम आ गए हैं उस पर घमंड ना करें, बल्कि आगे की जो तैयारी है उन्हें कर लें। यानी कि आगे में जो अनुभव काम आएगा, यानी कि जितना पढ़ेंगे उतना ज्यादा अनुभव होगा, उतनी ज्यादा फिर क्या कर पाएंगे, जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए लेखक जो कहते हैं कि उन्हें लेख सॉरी भाई साहब जो कहते हैं कि लेखक से ज्यादा बड़े भाई साहब को इस चीज का अनुभव है, और वे अपने अनुभव के आधार पर ही लेखक को समझा बुझा रहे हैं। अगर उन्हें समझ जाना चाहिए, अगर नहीं समझेंगे तो वो आगे पछताएंगे। तो बड़े भाई साहब की डांट सुन करके अब लेखक की क्या प्रतिक्रिया होती है? तो लेखक अब रात में क्या होगा, तो
को रात का जो भोजन है उन्हें निस्वाद लगेगा, यानी कि डांट सुनने के बाद उनके मन जो है वो बहुत ही दुखी हो जाएगा और वे सोचेंगे कि पास होने पर इतना डांट सुननी पड़ रही है, अगर फेल हो जाते तब क्या होता। तो फेल हो जाते तो बहुत ज्यादा डांट सुननी पड़ती, कहते हैं कि फेल हो जाते तो प्राण ही ले लिए जाते शायद। उन्हें इस बात की बहुत चिंता होने लगती है। इस तरह बड़े भाई साहब ने उन्हें अब क्या किए, डांट दिए। तो यहाँ पे बड़े भाई साहब जिस तरह से अपनी कक्षा का चित्र प्रस्तुत किए थे, यानी कि जिस तरह से अपने कक्षा के बारे में, विषय के बारे में, यानी अध्यापकों के बारे में और परीक्षाओं के बारे में जो बताया था, जिस तरह से चित्र प्रस्तुत किए थे, इससे लेखक जो है वो भयभीत हो जाएंगे। और भयभीत हो जाएंगे और इतनी डांट सुनने के बाद भी वो पढ़ाई में क्या करेंगे, मन नहीं लगाते हैं। यानी कि अब भयभीत तो हो गए, लेकिन फिर भी जाकर के वो पढ़ाई में मन लगाएंगे नहीं। डांट तो सुन लिए, लेकिन उनकी जो पहले की तरह जो है खेलकूद में जिस तरह की रुचि बनी हुई थी, वो अभी जस की तस बनी हुई है। अभी भी वो ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत कहाँ कर रहे हैं, तो खेलकूद में। और खेलकूद का कोई भी अवसर आ जाता तो वो क्या करते, उन्हें छोड़ते नहीं, वो खेलकूद में लग जाते और व्यस्त रहते। और कभी कभी तो वो क्या होते, और भी ज्यादा लेट से घर से चले आते थे। यानी कि शाम को खेल रहे हैं तो खेलते हुए क्या होगा, तो वो घर में लेट से ही आएंगे। लेकिन पहले से ज्यादा अब वो बड़े भाई साहब से क्या करेंगे, अब बड़े भाई साहब तो दोबारा डांट दिए थे, अब डांटने के बाद जाकर के अब बड़े भाई से साहब से फिर से छिपने लगेंगे। काम छिपने छिपाने का काम होगा, फिर से चालू हो जाएगा लेखक का, क्योंकि वो जानते थे अगर फिर बड़े भाई साहब ने देख लिए तो फिर बड़े भाई साहब क्या करेंगे, खबर ले लेंगे या डांट देंगे। ये सुनने के बाद जाकर के अब क्या हुआ, सालाना परीक्षा फिर से हुआ, वार्षिक परीक्षा फिर से हुई, और ऐसा दिन बना कि बड़े भाई साहब फिर से फेल हो गए और लेखक फिर पास हो गए। लेखक ने बहुत अधिक मेहनत तो किया नहीं था, लेकिन न जाने कैसे इस बार क्या हुआ कि अपनी कक्षा में फिर से प्रथम ही आ गए थे। क्योंकि जो भी पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे खेल कूद अपनी जगह थी, लेकिन जो पढ़ाई थी, अब लेखक चीजों को जल्दी समझ जाते थे। इस वजह से शायद यही कारण था कि लेखक बार बार क्या हो रहे थे, प्रथम आ जा रहे थे, फर्स्ट हो जा रहे थे अपनी कक्षा में। ऐसे में लेखक के जो बड़े भाई साहब हैं वो फेल हो गए, तो ये अब क्या हुआ कि उन्हें बहुत ज्यादा दुख हुआ। इस बात से हैरानी हुई, क्योंकि बड़े भाई साहब ने कठोर परिश्रम किया। लेखक को इस बात की हैरानी होगी कि बड़े भाई साहब ने इस बार तो और ज्यादा मेहनत किए थे और ज्यादा परिश्रम किए थे, फिर भी जाकर के वो क्या हुए, तो फेल हो गए। उन्होंने एक एक चैप्टर को, एक एक जो पन्ने हैं उन्हें रट लिए थे, फिर भी जाकर के वो फेल कैसे हो सकते हैं। उन्हें इस बात की जो चिंता होने लगी, वे सोच में पड़ गए। इस बार पहले की तरह इस बार वे ये नहीं चाहे कि बड़े भाई साहब को सुना देंगे, बल्कि वो सोचने लगे कि क्यों बड़े भाई साहब फेल कैसे हो गए। उन्हें उनके दुख पर दया आने लगी। अब वो जब जाने लगे परीक्षा फल सुनाने के लिए गए, तो उन्हें देखते हैं बड़े भाई साहब जो है वो रो रहे थे। अब रो रहे थे क्योंकि बड़े भाई साहब की उम्र भी तो 14 वर्ष की, 15 वर्ष की थी, वो बहुत ज्यादा नहीं होगी। ऐसे में वे देखेंगे कि बड़े भाई साहब जो है फेल होने के कारण वो रोने लगते हैं, और ये देख करके जो उनकी खुशी है वो आधी हो जाएगी। किसकी, तो लेखक की खुशी आधी हो जाएगी, क्योंकि वो गए थे परीक्षा फल सुनाने के लिए, और जब देखे कि बड़े भाई साहब रो रहे हैं तो उनकी जो खुशी, खुद की खुशी है, वो आधी हो गई थी, क्योंकि बड़े भाई साहब के रिजल्ट है वो फेल हो गए थे बड़े भाई साहब। और इतना दुख शायद लेखक को, जो है बड़े भाई साहब को इतना दुख नहीं होता, अगर लेखक सोचते हैं कि अगर बड़े भाई साहब को शायद इतना दुख भी नहीं होता अगर लेखक जो है वो फेल हो जाते। लेकिन किस्मत को कौन टाल सकता है, लेखक कहते हैं कि किस्मत को कौन टाल सकता है, जो होना था वो तो हो गया है। फेल, बड़े भाई साहब फेल होने थे, वो फेल हो गए। लेखक को पास होना था, वो पास हो गए। ये किस्मत के भरोसे है जो वो बात को कहते हैं। फिर आगे कहते हैं बड़े भाई, जब लेखक बड़े भाई साहब के प्रति जो व्यवहार है वो क्या चेंज आएगा, तो हर बार देखते हैं कि जब भी लेखक पास हो जाते हैं तो उनके प्रति जो व्यवहार है वो बहुत ही क्या होगा, बदल जाएगा। लेखक सोचेंगे कि अब तो बड़े भाई साहब के कक्षे से एक ही फासला दूर हो गए हैं, यानी कि अब हम भी क्या हो गए हैं, अगले साल बड़े भाई साहब के कक्षे में चले जाएंगे। लेकिन सोचते हैं कि अगर एक बार और कक्षा में बड़े भाई साहब फेल हो जाएंगे तो हम एक ही कक्षा में आ जाएंगे, तब बड़े भाई साहब उन्हें डांटेंगे नहीं, ये सोचते हैं, और उनकी अब बेइज्जती भी नहीं करेंगे। लेकिन लेखक इन बुरे विचार को अपने मन से क्या करेंगे, नहीं रखेंगे, बुरे विचारों को मन से निकाल देंगे, उनके मन में अब ये बात नहीं रहेगी। लेकिन लेखक यह समझ गए थे
क्यों क्यों समझ गए थे? क्योंकि बार-बार जब बड़े भाई साहब डाँटते थे, तो लेखक को कहीं न कहीं डर हो जाता था। इस वजह से वो लेखक जो है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ पढ़ लेते थे। शायद उनके डाँटने और जो उनके उपदेशों का ही ये नतीजा है कि वो बार-बार क्या हो रहे थे? पास हो रहे थे, अच्छे अंक से पास हो रहे थे। क्योंकि होता है ना, कभी-कभी हम बड़े जो अपने घर के बड़े होते हैं, उनके डर से हम लोग क्या करते हैं? कभी न पढ़ाई कर लेते हैं। भले ही हम कितना अपना समय जो है व्यतीत करते रहे, लेकिन बड़े अगर हमें डाँट देते हैं, तो हम पढ़ाई उनके डर से ही पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। तो ठीक वैसा ही हुआ। बड़े भाई साहब बार-बार उन्हें डाँट रहे थे और ऐसे में वो डाँट सुन कर के वो क्या करते थे? पढ़ाई करते थे। उन्हें दिखाने के लिए ही सही वो पढ़ाई करते थे। तो अब जब ये पढ़ाई करेंगे, तो अब क्या हुआ? लेखक इसीलिए पास हो रहे थे, अच्छे अंक से पास हो रहे थे। तो ये इस बात को लेखक जो है वो बहुत भली-भाँति समझ जाते हैं। और ये परिणाम के बाद का व्यवहार प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि अब अवसर मिलने पर भी लेखक को नहीं डांटते। बड़े भाई साहब जो है वो क्या होगा, उनको डांटने का अवसर पा करके भी वो नहीं डांटेंगे। क्यों? बहुत बार उन्हें अवसर मिल गया था, क्योंकि बड़े बहुत बार लेखक जो है वो खेल करके आते थे, लेट आते थे। तो उनका स्वभाव में आप देखोगे कि थोड़ा-सा नरम स्वभाव का हो गया था। यानी कि बड़े भाई साहब जो अब उनके अवसर पा कर के भी उन्हें क्या करते थे? छोड़ देते थे कि खेल रहे हैं तो कोई बात नहीं है। डाँटने का अधिकार शायद उन्हें ऐसा लग गया था कि अब जो बड़े भाई साहब हैं वो डाँटने का अधिकार खो चुके हैं। क्योंकि अब एक ही कक्षा रह गया था, इस वजह से। और लेखक अपनी स्वतंत्रता को, ये जो बढ़ती हुई स्वतंत्रता को कुछ ज़्यादा ही बहुत ही आसान समझने लगे थे। क्यों? सोच रहे थे कि बड़े भाई साहब जो वो क्या कर रहे हैं, उन्हें खुली छूट दे दी है, यानी कि स्वतंत्र हो गए हैं। और बड़े भाई साहब की सहनशीलता का अब क्या करने लगेंगे, तो लेखक जो है वो गलत फ़ायदा उठाने लगेंगे। अब जब मन मर्ज़ी जो है वो खेलने जाएँगे, खेल कर के मैदान से लेट तक आएँगे। उन्हें तो क्योंकि आभास हो गया था कि बड़े भाई साहब जो है अब उन्हें डाँटेंगे नहीं। इसीलिए लेखक को लगा कि जो ये सहनशीलता है, क्यों ना इसका गलत फ़ायदा उठाया जाए। अब गलत फ़ायदा वो उठाते हैं। कैसे उठाते हैं? तो और ज़्यादा समय अपना व्यतीत करने लगेंगे कहाँ? खेलने में। और उसकी किस्मत बहुत अच्छी इसलिए थी कि बड़े भाई साहब डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था, वो भी अब नहीं पढ़ना, बंद हो गया था। अब पहले तो क्या हुआ कि डर के मारे तो पढ़ लेते थे, लेकिन अब जो है वो भी पढ़ाई नहीं करेंगे। और उनकी एक और ज़्यादा खेल में मन लगने लगेगा, वो है पतंगबाज़ी। अब पतंगबाज़ी में वो ज़्यादा समय व्यतीत करने लगेंगे, पतंगबाज़ी के पीछे वो ज़्यादा घूमेंगे। और समय बढ़ते-बढ़ते उनका पतंगबाज़ी में जो समय है, और ज़्यादा ही क्या हो रहा है, और ज़्यादा एंगेज हो जाएँगे, और ज़्यादा व्यस्त हो जाएँगे। और ये सभी भाई साहब देख रहे थे, नज़रों से छिपी नहीं थी, वो जान रहे थे कि जो लेखक है वो क्या कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना व्यतीत कर रहा है किसमें? तो पतंग उड़ाने में। ये सभी देख रहे थे, नज़दीक से ऑब्ज़र्व कर रहे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे। शायद उन्हें लग गया था कि अब ज उन्हें डाँटना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि शायद सोच रहे थे कि उन्हें डाँटने का अधिकार उन्होंने खो दिया। और लेकिन फिर भी आप एक चीज़ देखोगे कि जो लेखक है, उनके मन में जो बड़े भाई साहब के प्रति जो सम्मान है, इज़्ज़त है, वो कम नहीं हुई थी। और लेकिन लेखक जो है बड़े भाई साहब से बच करके खेलने जाएँगे, बच करके जाएँगे, या कहीं घर आएँगे तो भी बच करके आएँगे कि ब बड़े भाई साहब के नज़रों में ना पड़ जाए। क्योंकि कहीं न कहीं लेखक तो उनका सम्मान तो करते ही थे। फिर ये हम देखते हैं कि खेलने में क्या करेंगे, लेखक पूरा समय अपना व्यतीत कर रहे हैं देते हैं। शाम के समय हॉस्टल से दूर एक पतंग उड़ाने के लिए पहुंच जाते थे। एक हॉस्टल के बाहर ही एक पतंग उड़ाने का एक जो मैदान है, वहां पे दिन भर पतंग उड़ाते रहते थे। उनकी एक दिन क्या हुआ, पतंग उड़ाते हुए लेखक जो है दौड़ते हुए जा रहे थे। उनकी आंखें जो है वो आसमान की तरफ टिकी हुई थी, और मन जो है आकाश में उड़ने वाले पतंग की ओर थी। यानी कि चाह रहे थे कि वो भी उस पतंग की तरह उड़ जाए। यहाँ पे बहुत ही अच्छा तरह से प्रेमचंद्र जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो उनकी आंखें हैं वो आसमान की तरफ थी, और वो चाह रहे थे कि पतंग की तरह आसमान में वो भी उड़ जाए, लहराते हुए उड़ते रहे। उनका मन, क्योंकि देखिए लेखक का जो मन है ज्यादा से ज्यादा कहाँ रहता था? ग्राउंड में, फील्ड में, और पतंगे उड़ाने में। तो वो भी चाह रहे थे कि क्यों ना पतंग की तरह ही उड़े। यहाँ पे वर्णन करते हैं और कहते हैं पतंग लहराता हुआ अंत की तरफ जा रहा था, और ऐसा मानो, ऐसा ऐसा लग रहा था जैसे कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर साफ मन से नए शरीर को धारण कर रहा हो। इस तरह से लग रहा था कभी, क्योंकि पतंग जो उड़ रही है सीधा उड़ रही है, सीधा जा रही है। और उसी के पीछे कौन आ रहे होंगे? तो बहुत सारे बालकों का झुंड आ रहा है, जो कि हाथ में झाड़ियां लिए हुए, जो पतंग है, कटी हुई पतंग, उसे लूटने के लिए जा रहे हैं। बांस के डंडे हाथ में लिए उनका स्वागत कर रहे हैं, उन्हें लूटने के लिए जा रहे हैं। ये सभी नजारा हमें देखने को मिलेगा। और जो बच्चे हैं पतंग के साथ ही आकाश में उड़ना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है, यानी कि तेजी से उड़ते हुए वो जा रहे हैं।
बेफिक्र होकर के। उन्हें किसी भी बात का डर नहीं है कि वो कहीं ठोकर लग करके गिर जाएंगे, किसी से टकरा जाएंगे, कोई मोटर गाड़ी आ जाएगी उसे। छोटे बच्चे हैं, अब उन्हें किसी बात का डर नहीं रहता है। वो किसी भी चीज को ज्यादा सोचते नहीं है। उन्हें तो सिर्फ एक ही चीज है कि उन्हें सिर्फ खेलना है, उन्हें पतंग लूटना है, बस इसी चीज का डर है। और उसे किसी चीज का डर नहीं है। वो उन्हें कोई खतरा है या नहीं है, किसी से टकरा जाएंगे, मोटर से टकरा जाएंगे, ये कोई सोच नहीं रहा है। और ठीक लेखक भी जो है वो ये सोच नहीं रहे और सीधा दौड़ते हुए जा रहे हैं। लेकिन होता क्या है, अचानक दौड़ते हुए, लेखक दौड़ते हुए तो जा रहे हैं और अचानक से बड़े भाई साहब से टकरा जाते हैं। अचानक से बड़े भाई साहब कहीं बाजार से लौट रहे थे और उनसे टकरा जाते हैं। और उन्होंने बाजार में ही उनका हाथ क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं और क्रोध भाव से बोलते हैं, क्रोध भाव से समझाने लगते हैं, इन लड़कों के साथ तुम बेकार के पतंग को पकड़ने के लिए दौड़ते हुए शर्म नहीं आती है। ये कौन बोलते हैं, बड़े भाई साहब। क्या कहते हैं कि इन लड़कों के साथ तुम्हें बेकार के पतंग को पकड़ने के लिए दौड़ते हुए शर्म नहीं आती है। तुम्हें इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अब छोटी कक्षा में नहीं हो, बल्कि तुम 8वीं कक्षा में हो गए हो और मुझसे सिर्फ एक ही कक्षा पीछे पढ़ते हो। आखिर आदमी को थोड़ा तो अपनी पदवी के बारे में सोचना चाहिए। ये जो लाइन है वो क्यों कौन कहते हैं, बड़े भाई साहब कह रहे हैं कि अपने पदवी का ध्यान रखना चाहिए। अब बहुत पहले तो समझा चुके थे, हर तरह से समझा करके देख लिए थे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ अलग तरीका से समझाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपने पदवी का ध्यान रखना चाहिए, तुम 8वीं कक्षा में आ गए हो। भाई साहब कहते हैं कि एक समय था जब लोग 8वीं कक्षा में, यहाँ पे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि समझाते हैं कि एक समय ऐसा था जब 8वीं कक्षा में आने के बाद लोग क्या बन जाते थे, तहसीलदार बन जाया करते थे। भाई साहब तो बहुत ऐसे लोगों को जानते हैं जो 10वीं कक्षा पास है और बड़े दर्जे, बहुत अच्छे दर्जे पर है, मजिस्ट्रेट है, सुपरिटेंडेंट है। ये सभी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि उनके जो जान पहचान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी नेता बने हुए हैं, समाचार पत्रों में क्या है, तो समाचार पत्रों में संपादक हैं। उन लोगों का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि बड़े बड़े विद्वान लोग जो है उनके अनुसार काम करते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि किस तरह से उनका अनुभव है। लेकिन लेखक जो है अभी 8वीं कक्षा में आकर के भी इन चीजों को समझा नहीं है। इन निकम्मे लड़कों में क्या कर रहे हैं, तो वो खेल रहे हैं। इस तरह के वो समझाते हैं। कौन समझा रहे हैं, तो बड़े भाई साहब कहते हैं कि लेखक को न ये उनकी जो इस नासमझी है, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं, इन छोटे जो ये जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनके साथ ही खेल रहे हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनकी कक्षा, वो आज जिस कक्षा में है उस कक्षा के बहुत सारे लोग जो ऊंचे ऊंचे पद पर भी पहुंच जाते हैं। तो उनकी जो ये नासमझी है कि बाहर खेल रहे हैं इस तरह से, वे समझाते हुए कहते हैं कि बड़े भाई साहब को इस पर उन्हें दुख हो रहा है। लेखक में प्रतिभा तो है, पर जो प्रतिभा लाज शर्म ना सिखाए, वो प्रतिभा किस बात की, वो व्यर्थ है। ये समझाते हुए बड़े भाई साहब कहते हैं। और कहते हैं, डांटते हुए कहते हैं कि शायद लेखक को ऐसा लगता होगा कि बड़े भाई साहब सिर्फ एक ही कक्षा पीछे रह गया तो अब उन्हें डांटने का अधिकार नहीं है। लेकिन लेखक जो ये सोच रहे हैं कि उन्हें डांटने का अधिकार नहीं है, उन्होंने ये डांटने का अधिकार खो दिया है, तो ये लेखक की गलतफहमी है। उन्हें ये गलतफहमी नहीं पालना चाहिए कि बड़े भाई साहब को डांटने का अधिकार जो है वो बड़े भाई साहब ने खो दिया है। ऐसा क्यों, तो कहते हैं कि भले ही वो कक्षा में एक दूसरे के अब क्या हो, एक ही कक्षा पीछे हो, लेकिन बड़े भाई साहब जो है वो लेखक से 5 साल अभी भी बड़े हैं। और ये जो फर्क है, अंतर है, लेखक से बड़े भाई साहब की उम्र में जो अंतर है, ये अंतर को उनसे कोई नहीं छीन सकता है। यानी कि यह फर्क जो है हमेशा बनी रहेगी। यानी कि बड़े होने के नाते उनके जो जिंदगी का जो अनुभव है वो बराबरी करने लेखक कभी नहीं कर पाएगा। यानी जिंदगी के अनुभव उनसे ज्यादा है। बड़े भाई साहब का 5 साल का जो अनुभव होगा वो लेखक से ज्यादा होगा। भले ही हो सकता है लेखक के पास जो किताबी ज्ञान ज्यादा हो, लेकिन ये जो तजुर्बा है, अनुभव है, वो लेखक से कहीं बढ़ करके है ना। घर के जो हमारे भी बहुत देखोगे कि हमें बड़े हैं, वो हमें क्या करते हैं, समय समय पर हमें सिखाते रहते हैं, सीख देते रहते हैं। कुछ काम को हमें भले ही हो सकता है कि हमें किताबी ज्ञान बहुत ज्यादा हो जाए, लेकिन जिंदगी का जो अनुभव है वो बड़े के पास होता है। वो हमें सिखाते हैं कि किस तरह से जिंदगी में किस तरह से चलना चाहिए। अभी तो हम फिलहाल किताब ही पढ़ रहे हैं, लेकिन जब बाहर निकल करके देखेंगे तो वो दुनिया जो है बहुत बड़ी है। वहां पे फिर किताब काम नहीं आती है, वहां पे जिंदगी का अनुभव काम आता है। तो ये हमें कौन सिखाएंगे, तो हमारे बड़े सिखाएंगे। यहाँ लेखक को जो है, यहाँ बड़े भाई साहब भी सिखाने का प्रयास करते हैं। फिर आगे कहते हैं कि जो ये किताबी ज्ञान है, समझ किताब पढ़ने से नहीं आती है। ये जो किताब पढ़ने से जो हमें समझ नहीं विकसित होगी, ये समझ कहाँ आएगी, तो समझ आएगी दुनिया को देखने से, दुनियादारी को देखने से। अगर हम दुनिया से बाहर निकलेंगे, किताबों से बाहर निकलेंगे, किताबी दुनिया से बाहर निकल करके जब देखेंगे दुनिया में कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तब जाकर के हमें क्या आएगा, तो अनुभव आएगा।
समझाते हुए कहते हैं बड़े भाई साहब कि अम्मा ने कोई कक्षा नहीं पढ़ी थी, हो सकता है दादा ने भी 5वीं कक्षा से ज्यादा नहीं पढ़े हो, लेकिन उनका जो अनुभव है, उनका जो ज्ञान है, वो हमसे कहीं ज्यादा है। यानी कि हम भले ही किताब पढ़े हैं, लेकिन दुनिया की जो समझ है, हमसे कहीं अधिक है उनके पास। और उनका जो ये अधिकार है हमें सही रास्ते पर ले जाने के लिए, वो उनका अधिकार उनसे कोई छीन नहीं सकता है। वो हमेशा हमें सुधारने और हमें समझाने का अधिकार वे रखते हैं और हमें समझाएंगे। उसी तरह से बड़े भाई साहब कहते हैं कि लेखक को जो समझाने का अधिकार है, जो तजुर्बा है, अनुभव है, उसके आधार पर उन्हें ज्यादा है, उनका अधिकार ज्यादा है, और ये लेखक को बताते हुए कहते हैं। और अगर उदाहरण देते हुए एक प्रस्तुत करते हैं कि अगर ऐसा ना हो, भगवान ना करे कि लेखक बड़े भाई साहब जो है वो बीमार पड़ जाए, अब लेखक क्या करेंगे? कहते हैं कि अगर लेखक क्या करेंगे तो परेशान हो जाएंगे और दादा को तार भेज देंगे। यहाँ पे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि अगर मान लो, लेखक को समझाते हुए कहते हैं कि मान लो अगर मुझे कुछ हो जाए तो करोगे क्या? तो दादा को तार भेजने के अलावा तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं बच जाएगा, परेशान हो जाओगे। लेकिन अगर दादा होंगे तुम्हारे जगह, तो दादा क्या करेंगे? किसी को तार लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे? तो वो पहले बीमारी को पहचानेंगे और घर पर ही इलाज करेंगे, प्राथमिक उपचार करेंगे, और उससे भी अगर ना हुआ तब जाकर के डॉक्टर को बुला करके वो क्या करेंगे? सभी चीजें करेंगे। लेकिन ये तो बीमारी का तो चीज बहुत बड़ी हो गई। बड़े भाई साहब कहते हैं अगर हम लोग को जो खर्च मिलता है, घर चलाने के लिए जो खर्च मिल रहा है, महीने का जो खर्च मिलता है, वो भी कैसे चले, उसका भी हम लोग सही ढंग से निर्वाह नहीं कर पाते हैं, सही ढंग से हम लोग चला नहीं पाते हैं। और मंथ के अंत आते आते पैसे पैसे को हम लोग मोहताज हो जाते हैं, दूसरे पर आश्रित होना पड़ता है। यानी कि हमें तो अभी यही अनुभव नहीं है कि घर कैसे चलाना चाहिए 1 महीना तक, वही अनुभव नहीं है, और हम क्या कर रहे हैं? जिंदगी के अनुभव को सीखने की कोशिश कर रहे हैं और अपने अंदर घमंड पाल रहे हैं। तो ये कहते हुए समझाते हैं। और बड़े भाई साहब कहते हैं, उदाहरण देते हुए कहते हैं, एक तो उदाहरण तो दिए दिए कि जो दादा है वो क्या करेंगे, और लेखक अगर परेशानी में पड़ जाए तो वो क्या करेंगे। फिर एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि अपने हेडमास्टर जो साहब जो है, वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ करके आए, एमए किए हैं, और यहाँ प्रति महीना 1,000 रुपए भी कमाते हैं। लेकिन उनके घर का जो इंतजाम है वो कौन करता है? तो उनकी बूढ़ी माँ करती है। हेडमास्टर पहले ज्यादा कमाते थे, लेकिन उन्हें तजुर्बा नहीं था घर चलाने का, और वो हर एक खर्च के लिए वो मोहताज रहते थे। लेकिन बाद जब से उनकी अम्मा ने खर्च को अपने हाथ में ले लिया, तब से ऐसा लग रहा है कि घर में कौन आ गया? तो लक्ष्मी आ गई हो। तो ये जो बड़े भाई साहब समझाते हुए कहते हैं कि यह जो घमंड अपने दिल में जो पाल रखे हो ना, जो पाल रखे हो कि समीप रह करके भी बेराह चलेंगे, ये हो नहीं पाएगा, ये मुश्किल है। कौन कहते हैं? बड़े भाई साहब। कि अगर सोच रहे हो कि समीप रह करके हम गलत रास्ते पर चल जाएंगे, तो बड़े भाई साहब ये लेखक को होने नहीं देगा, यानी कि गलत रास्ते पर उन्हें चलने नहीं देंगे। चाहे जैसे भी समझाना हो वो बार बार समझाएंगे। अभी तक हो चुका है ना, 3 बार समझा चुके हैं बड़े भाई साहब लेखक को, और इस बार भी समझा रहे हैं कि अगर लेखक गलत रास्ते पर चलेंगे तो हो सके अगर उन्हें जो कुछ भी करना पड़े करेंगे, उन्हें थप्पड़ का प्रयोग करना भी पड़े तो कहते हैं कि वो प्रयोग कर लेंगे। भले ही बड़े भाई साहब की जो बात लेखक को अच्छी लगी या ना लगती हो, लेकिन वो क्या करेंगे? उन्हें समझाएंगे, और उन्हें जो समझाने का ये अधिकार है वो कोई भी क्या कर सकते? उनसे छीन नहीं सकते हैं। तो बड़े भाई साहब की ये जो समझाने की जो तरकीब है, ये देखकर अब क्या हुआ? लेखक को अपनी लघुता का बोध होने लगा कि नहीं, बड़े भाई साहब तो बड़े भाई साहब है, और लेखक जो है वो उनसे छोटे हैं, और इस छोटे होने के कारण, और बड़े भाई साहब उनसे बड़े हैं, तो बड़े होने के कारण उनका जो अनुभव है वो काफी ज्यादा है, और उनके सामने नतमस्तक होकर के वो इज्जत के साथ कहते हैं कि नहीं, हरगिज नहीं, आप जो कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और उनको ये सब कहने का पूर्ण अधिकार है। इन्हें अधिकार है तो बड़े भाई साहब को, लेखक को डांटने का पूरा अधिकार है। ये कौन कह रहे हैं? तो लेखक कह रहे हैं। लेखक की ये बात सुन करके बड़े भाई साहब जो है वो उन्हें गले लगा लेते हैं, और कहते हैं कि वे लेखक को पतंग उड़ाने से मना नहीं करते हैं, उनका भी मन करता है पतंग उड़ाने का। लेकिन अगर बड़े भाई साहब ही अगर गलत रास्ते पर चलेंगे तो लेखक की रक्षा कैसे करेंगे? लेखक को सही रास्ते पर लेकर के कैसे चलेंगे? तो ये जो उनका कर्तव्य है वो अपनी कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाह कर सके, इसी वजह से बड़े भाई साहब जो है वो गलत रास्ते पर नहीं चलते हैं। बड़े भाई साहब जो आदर्श रास्ते पर चलते हैं, ताकि अपने छोटे भाई के लिए क्या कर सके? प्रेरणा का स्रोत बन सके, ताकि बड़े भाई जो छोटे भाई है वो गलत रास्ते पे उन्हें देख करके गलत रास्ते पर खुद ना चलने लगे।
तो इस वजह से वो रात दिन पढ़ते रहते हैं। बार बार फेल होने के बाद भी बड़े भाई साहब क्या करते हैं, तो वो परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, ताकि उन्हें देख करके जो लेखक है वो भी सीखे और वो भी क्या करे, स्ट्रगल करे, मेहनत करे और गलत रास्ते पर ना चले। तो ये सभी समझाते हुए, जब बड़े भाई साहब समझा रहे हैं, समझाते हुए जब देखते हैं तो अचानक से एक कटी हुई पतंग जो है लेखक के ऊपर से होकर के गुजरती है, और उसकी जो डोर है वो कटी हुई थी, उसे बड़े भाई साहब क्या करते हैं, उछल करके पकड़ लेते हैं, क्योंकि बड़े भाई साहब तो लंबे थे, तो उछल करके पकड़ लेते हैं और बिना कुछ समझे हुए हॉस्टल की तरफ दौड़ जाते हैं, और दौड़ते हुए लेखक भी उनके पीछे दौड़ लगा देते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा बड़े भाई साहब, और इनसे जो सीख मिली है उन्हें अपने जीवन में भी उतारिए, क्योंकि बड़े भाई साहब का जो कर्तव्य है, उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वाह तो बहुत भली भांति तो किए थे, और बड़े बहुत भली भांति करने के बाद वो जो उनका कर्तव्य था लेखक को डांटना, फटकारना, उन्हें सही रास्ते पर ले जाना, वो सही तरीका से उन्होंने निर्वाह किया। भले वो एग्जाम में बार बार फेल भी हो जा रहे थे, लेकिन वो मेहनत कर रहे थे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।